फेज ऐसा था कि रिलेटिव्स घर के नीचे से होके चले जाया करते थे, ऊपर नहीं आते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मदद करनी पड़ जाए। एक औरत है, उसके बच्चे हैं, कहाँ से कमाई हो रही होगी या कैसे घर चल रहा होगा। आई थिंक मेरी एज तक हम चारों हो चुके थे, मेरी मॉम शायद अपना सेपरेशन फेस कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आपने कभी अपने पापा के साथ रिकनेक्ट किया या फिर वो नहीं किया? है ना, एक रिलेशन तो है ही, फादर है, बट इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ एंड वेरी फॉर्मल। तो जो लैंडलॉर्ड घर में आ गई, सामान निकलवा रही है, जा रही है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। यूर मुस्लिम, हम आपको नहीं दे सकते। ये मैंने हमारे केस में फील किया है कि अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मैंने देखा कि लोगों को लोगों ने गलत लिया कि अगर चुप हैं तो गलत हैं, बोले जाओ इनको, बोले जाओ। नहीं, everybody was started calling me and then I came to know that what actually had happened and suddenly मुझे मम्मी ने बोला कि शिजान को लेके जाया जा रहा है। शुरू के 2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, कहाँ से। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मीडिया ऐसे थी, तो फील ही नहीं हो रहा था कुछ, किधर क्या फील करें, रोएं या स्ट्रांगली खड़े हुए। उसी रात मैं जब वो पीसी में था तो मैं वहाँ पे कैबिन में, मुझे जाने नहीं दे रहे थे किसी को भी, तो मैं उसी रात गई कि उसने कुछ खाया तक नहीं था, एंड वो ऐसे लाल आंखें, रो रहा है, सूजा हुआ है और शॉक में। When she came on Big Boss OTT, she was introduced as the Womania of the season. When she walked out, she came out as one of my most favorite contestants. She may not have won, but you know what she won? My heart. Because she was calm, composed, but fearless. I don't know how she gets that correctly in equal measure. But today, Falak Naz joins me for a conversation only on this episode of Extraordinary You on Bollywood Bubble. Thank you for doing this. Thank you, Nayan, for calling me. I have been wanting to speak to you for months because even before Big Boss OTT happened, I just connected with you as a sibling. Because I have a sibling and I know what you went through. We'll come to that later. But Falak, if we speak about how it all started for you, you don't have industry piggybacking. You don't come with an industry pedigree, you know. And it becomes very difficult for people who don't have that kind of backing in the industry and in society at large. Was it difficult in the beginning for you to start? Definitely. जब बैकअप नहीं होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। एंड आपको पता नहीं होता है कि हाउ टू स्टार्ट एंड यू नो कैसे अभी सर्वाइव भी कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता है। बट एक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में रिस्क लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि विदाउट दैट आप कुछ कर नहीं पाते हैं अचीव लाइफ में। तो रिस्क लेना पड़ता है और आई थिंक हमारी मॉम ने एक ये रिस्क लिया। एंड एक गॉडफादर जिनको मैं कहूँगी, मेरी मास्टर जी सरोज जी, तो उन्होंने जब मम्मी को ये चीज़ बोली कि आप आइए, यू नो दोनों बेटियों को लेके आइए, कुछ अच्छा ही होगा, तो मेरी मॉम ने रिस्क लिया। और ये लाइफ में रिस्क लेना हमने उन्हीं से सीखा है। तो आई थिंक अगर तब वो मम्मा रिस्क नहीं लेती तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं बैठी हुई। एब्सोल्युटली। तो पहले आप मुंबई से तो हो नहीं ना, तो पहले आप आई और आप तीनों साथ में आए, कैसे हुआ? मम्मा को क्योंकि सारी चीज़ें वाइंड अप करनी थी। मेरठ में हम लोग तब रह रहे थे क्योंकि इंस्टीट्यूट वहीं था, तो वहीं रह रहे थे, मम्मी का वहीं काम चल रहा था। तो मम्मा ने कुछ पैसे हम लोगों को दिए, मुझे और शफक को, और जैसे तैसे करके 1 महीने के लिए शीजलेट के अभी तुम लोग ज़रा करो, मैं वाइंड अप करके आती हूँ सारी चीज़ें। तो 1-2 महीने यहाँ पे मैं और शफक रहे एंड फिर मम्मा शिजान और जो सबसे छोटा वाला भाई उसके साथ शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो तब से साथ में हैं हम लोग। नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज वो फैमिली जो साथ होती है ना, वो बहुत सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज ऐसा मैंने वो 1-2 महीने में फील किया कि ऐसा होता है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं कि कहीं इनको तकलीफ ना हो जाए, जो एक्चुअली यू नो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, इमोशनली जो कनेक्टेड है अपने माँ बाप से, तो उनको ऐसा बच्चों को लगता है कि यार इनको तकलीफ होगी अगर ये जानेंगे कि हमने कुछ खाया नहीं आज। तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है।
ऐसा होता था? मतलब वाई? बिकॉज टाइम नहीं होता था या फिर पैसे नहीं होते थे? पैसे नहीं होते थे ना, बचत करनी होती थी। तो उस वक्त में जब इंसान एक आ रहा है स्ट्रगल के लिए और बैकअप के तौर पे पैसे भी नहीं है, तो वो उस वक्त में एक एक रुपया बहुत कीमती होता है। और यू नेवर नो कि वो एक रुपया कहाँ काम आ जाएगा काम की जगह पे। तो वो पैसे बचाने होते थे। काफ़ी टाइम तक ऐसा भी हुआ कि मेरे तो डाइट होती थी, डाइट की डाइट भी हो जाया करती थी और हमारा काम भी चल जाया करता था, सर्वाइवल भी हो रहा है। तो भेल पूड़ी मैं बहुत शौक से खाती थी उस वक्त। मैं भेल और शिकंजी पी लिया करती थी और पेट भर जाया करता था। तो वो चीज़ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो भी वक्त इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। मैं मिस करती हूँ वो भेल और शिकंजी। मैं अगर आपके बचपन की बात करूँ तो ऐसा कभी हुआ है वेयर, बिकॉज जब सिंगल पेरेंट होते हैं ना मम्मी, तो बहुत ज़्यादा उनको दोनों तरफ का निभाना पड़ता है। और फिर क्या होता है ना, फिर आप उनकी तकलीफ देखते हो, और आप जैसे आपके नीचे छोटे भाई भी है, तो आप उनकी तकलीफ देखते हो तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, है ना? तो ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि जहाँ पे आपने फादर फिगर को मिस किया, या फिर कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि जब एक बच्चा अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के बीच में टिफ देख रहा है, लड़ाई झगड़ा देख रहा है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ना एक दर्द भरी चीज़ हो जाती है। वो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। और उस वक्त में ना बच्चा खुद बोल देता है, जो भी पेरेंट सही होता है, माँ या बाप, जो भी जिससे भी ज़्यादा प्यार है और जो बर्दाश्त कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर उस पेरेंट को बोल देता है कि मम्मी अलग हो जाओ या पापा अलग हो जाओ। आई डिड द सेम थिंग एंड मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मम्मी को मैं सही देखना चाहती थी लाइफ में, और मम्मी ने कभी वो फीलिंग ही नहीं आने दी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत स्ट्रांगली कैन यू प्लीज पास दिस मैसेज टू हर? Genuinely. Definitely. And she has raised all of you really well. Thank you. Really well. Whatever I am today is because of my parents, and I know that whatever you guys are as human beings, I'm gonna come to that because I have known is because of your mother. Definitely. तो मम्मी ने, मैं वही बोल रही हूँ कि मम्मी ने वो कमी कभी महसूस नहीं होने दी, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगी कि भाई हमारे जैसी माँ सबको मिले। That's true. क्या उम्र थी आपकी जब ये हुआ? आई थिंक 10-11 साल की मैं थी जब ये सारी चीज़ें, हाँ 10-11 साल की। और बाकियों की उम्र क्या थी? बहुत छोटे छोटे थे। शिजान मस्ट बी अराउंड 7 और 8, और जो सबसे छोटा वाला है वो तो 1-1.5 साल का ही था। ही वाज लाइक लिटरली वो छोटू सा था। तो देखिए यार, बहुत सारी चीज़ें माँ बाप के बीच में होती हुई देखी हैं, और एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बिंग हो गया था सब। तो ठीक है, आई थिंक जो होता है लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होता है। मे बी अगर वो वाला फेज़ नहीं आता तो यहाँ नहीं पहुँचते, कुछ और लाइफ हो रही होती, कहीं और कुछ कर रहे होते, मे बी शायद शादी हो गई होती और बच्चे पैदा करके बैठी हुई होती मैं। तो जो भी कुछ होता है, ऊपर वाला जितनी तकलीफ़ें लिखता है लाइफ में, वो अच्छे के लिए लिखता है। फलक, मैं 6 साल का था जब मेरे पापा की तबीयत पहली बार बिगड़ी थी, और मेरा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, 16 साल का था वो। और मेरी माँ ने, मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरी माँ सबसे स्ट्रांग है हमारे फैमिली में। बैंक से लेके सारे काम वो खुद करती है। सारी माँ, मॉम्स, आई थिंक सल्यूट ईच एंड एवरी मदर ऑन दिस अर्थ. I genuinely feel there's God in them. Yeah, definitely. And it's a fact. There is God in moms for definitely. sure. जब ये सब होती है ना, तब my family में जब बात होती है, हमारे relatives में भी, तो ये बात सच है कि मेरे भाई को ना अचानक बड़ा होना पड़ा 16 साल की उम्र में जब ये सब हुआ, and it was very terrible, honestly. So he had to grow up really quickly, and also to shield me because I was really young. Did you have to be that person? डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है एज अ एल्डेस्ट वन, और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो बच्चे के पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। अभी ये बच्चे के दिमाग के ऊपर है कि वो किस तरह से उस चीज़ को ले रहा है। या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, और अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, फिर कुछ ना कुछ गलत संगत में चले जाएंगे। या फिर अगर जेन्युइनली एहसास होगा बच्चे को, तो बच्चा ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है।
मेरे साथ शिजान, शब्बी एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन मदर अपनी, तो वो जिस फेज से गुजर रही थी, शी वाज इन डिप्रेशन, मेंटली शी वाजंट फाइन, बहुत ज़्यादा सह के रोते हुए मैं उनको देखती थी। और शिजान और शब्बी का मुझे ध्यान रखना था, तो डेफिनेटली मुझे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। और वो एक्चुअली कुछ एफर्ट्स डालने नहीं पड़े उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में। वो ऊपर वाला ना खुद ब खुद भर देता है बच्चे के दिल के अंदर कि That's true. वो अपने आप ही चीज़ें होती हैं। अगर कुछ बात भी हो रही है तो कुछ ऐसी बात कह दी कि शायद जिससे मोटिवेशन मिल जाए माँ को या छोटे भाई बहनों को, तो वो चीज़ें ऊपर वाला खुद करता है। और मैंने भी की और मैं खुश हूँ कि मैंने की और मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया उस चीज़ को, तो वो करना पड़ता है यार। It is so beautifully that you've put, because वो ऊपर वाला सच में भर देता है। मेरे भाई में वो सच में तब से आज तक है। When your parents were going through that troubled phase in life, तब एक तो वो होता है कि एक फैमिली की बात होती है, तो फैमिली को अलग से डील करना पड़ता है, बच्चों को अलग से डील करना पड़ता है। You at 11 at your because you are the eldest, आपको एक अलग तरीके का मैच्योरिटी चाहिए होता है, पर वहाँ पे रिलेटिव्स के जजमेंट और ओपिनियंस बहुत होते हैं और स्पेशली आपकी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स हुआ होगा। How did you deal? What did you see and how did you deal with that? फेज ऐसा था कि रिलेटिव्स घर के नीचे से होके चले जाया करते थे, ऊपर नहीं आते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मदद करनी पड़ जाए। एक औरत है, उसके बच्चे हैं, कहाँ से कमाई हो रही होगी या कैसे घर चल रहा होगा। तो यार आई थिंक ये ऐसा ही है कि रिलेटिव्स इस तरह से करते हैं एंड आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन लोगों से। That's the worst thing God's created, relatives. या क्या होता है ना कि रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं वैसे, कि जो उस वक्त में, बुरे वक्त में, ये कहते हैं ना बुरा वक्त आना चाहिए ताकि अपने और पराये की पहचान हो। तो ये तभी हो गई थी पहचान, और इसलिए आज की डेट में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ज़्यादा उम्मीदें किसी से हम लगाते नहीं हैं, और अब तो दिल भी लगाना बंद कर दिया है। Best. See that pep talk has worked. So हाँ, रिलेटिव्स होते हैं ऐसे और बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन वही बातें ना आपको लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए तैयार करती हैं, सेल्फलेस बना देती है और सेल्फ लव भी करवा देती है। मतलब कई जगहों पे मुझे लगता है कि ढीठ बनना जरूरी है, जो रिलेटिव्स आपको बना देते हैं। अरे to my brother, mother and father, especially my brother, दादा भाई, I was just telling you the whole thing. जब एक होता है ना कि मैंने ये आप में नोटिस किया है कि आप अपने लिए तो स्टैंड लेती हो, पर आपका अपने लिए स्टैंड बहुत काम एंड कंपोज्ड होता है, राइट? बट जब बात फैमिली पे आती है ना, तो आप मैं चंडी होती हूँ। Exactly. और वो होना भी चाहिए, एकदम राइट है। तो वो तो अभी तो बहुत कुछ लोगों ने देखा है, बट आपने तो तब से किया है जब आप 11 साल की उम्र में थी, जब रिलेटिव्स ने आपके माँ के बारे में कुछ बोला हो। हाउ डिड यू डील विथ इट? डिड यू ऑलवेज गिव इट बैक टू देम? या बहुत, मैं तो बुरी हूँ भाई सबसे ज़्यादा, आज तक भी यही है, क्योंकि मैं आज भी कई जगहों पे बोल देती हूँ, मैं बोल के आ जाती हूँ। और क्या प्रॉब्लम क्या है ना, सच ना बहुत बुरी तरह से चुभता है, तो जब मैं सच बोलती हूँ तो वो बोलने के बाद बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अभी भी ऐसा ही है कि बट ठीक है, मैं सच ही बोलती हूँ और वो चुभ जाता है, तो मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चुभ गया तो चुभ गया, झेलो, आपने किया है ऐसा। बट व्हाट्स द वर्स्ट हैव यू दैट यू हैव हर्ड खुद के बारे में, लोगों को बोलते हुए, या फिर आपको आके खुद के बारे में नहीं, मैंने हमेशा मम्मी को ही बोलते हुए, मतलब रिलेटिव्स जो मम्मी के अगेंस्ट बोलते थे, तब बोलते थे शादी को लेके, बहुत सी चीज़ें बोली हैं उन्होंने, इल्ज़ाम लगाने होते थे जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ अभी, मुझे वो सब रिपीट नहीं करना है, बट हाँ वो चीज़ें बोली जाती थी और तब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो जो भी सामने होता था और अगर किसी ने बोला है तो वो सुन के तो डेफिनेटली जाता था, और रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो होता रहे, नहीं चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपनी माँ को बहुत सी चीज़ें फेस करते हुए, और अकेले फेस करते हुए, और वो भी नॉट 1, 4 किड्स, 4 बच्चों के साथ। तो यार एक, और मेरी मॉम की एज ज़्यादा थी भी नहीं उस वक्त में जब उनकी शादी हुई है। आई थिंक मेरी एज तक हम चारों हो चुके थे, मेरी मॉम शायद अपना सेपरेशन
फेस कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक। तो इसलिए मैंने कभी, मुझ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। अगर मेरी फैमिली के ऊपर आ रही है, मेरी मॉम के ऊपर बात आ रही है, तो फिर मैं अलग रूप में आ जाती हूँ, मुझे फिर कुछ और दिखता नहीं है। और उसके बाद आपने कभी अपने पापा के साथ रिकनेक्ट किया या फिर वो नहीं किया? ऑन एंड ऑफ, बीच बीच में कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बात हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो रिलेट, मतलब है ना, एक रिलेशन तो है ही, फादर है, बट इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ एंड वेरी फॉर्मल, वेरी ऑन एंड ऑफ। Is it the same with others also in the family, like your siblings? Are they in touch with their father? They are not in touch at all. So you are the It's only emotionally disturbing. yeah, disturbing. It's a broken thing. So सबकी अपनी मर्जी है। इस चीज़ के लिए तो मैं कभी फोर्स नहीं करूँगी, और मेरी मॉम ने भी कभी फोर्स नहीं किया कि बात करनी है या नहीं करनी है। She never did that. When you talk about struggle, जब आपने ऐसे दिन देख के अपने सपने को चूज किया, कितनी मुश्किल हुई आपको? तो ये मुश्किल नहीं हुई कि आपकी मम्मी को कन्विंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मम्मी ने आपके सपनों का साथ दिया। यहाँ पे आके ऑनेस्टली ये बात बोलने में बिल्कुल कोई गलती, मतलब गलत नहीं होगा कि यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड या फिर घर ढूंढना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप सिंगल हो तो प्रॉब्लम है, आप एक मजहब से हो तो प्रॉब्लम है, आप एक लड़की हो, एक्टर बनना चाहते हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे प्रॉब्लम्स झेले आपने? जब सारे जितने बोले वो सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, एंड अभी मैं करेक्ट करना चाहूँगी, मैंने अपने सपनों को फॉलो नहीं किया है, ये मेरी माँ ने हमारे सपनों को धक्का दिया है आगे। मैंने तो जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात हुई थी तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी 500 रुपये, एंड मम्मी ने मुझे बोला न्यूज़पेपर में ऐड देख के कि ये हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाऊं। मैं, मम्मी क्या फिजूल की चीज़ें कर रही है, ऐसे पता नहीं कितने आते हैं, फ्रॉड ही है, कहाँ पैसे वेस्ट कर रही हो आप। सुनी नहीं मेरी माँ ने, जाके रजिस्ट्रेशन करवा के आ गई, मेरा और शफक का 1000 रुपये दे के आ गई, और मैं सर पकड़ के बैठी थी कि क्या किया, 1000 रुपये में आ गई। फिर जब कॉल आई वहाँ से कि आपका ये अब ऑडिशन है, तो मुझे लगा अच्छा, ऑडिशन दे के भी आ गई, तब भी मुझे लग रहा था फ्रॉड है। उसके बाद आई थिंक और आई डोंट नो, मुझे ढंग से याद नहीं कि और पैसे देने थे या नहीं देने थे, बट मुझे इतना ध्यान है कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये मम्मी ने करवाया, ये खुद से नहीं किया है। हाँ, डांसिंग शौक था, लेकिन क्योंकि लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं सोच नहीं सकती थी अपने सपनों को परस्यू करने का। मुझे तो ये था भाई पढ़ाई करो, जॉब पकड़ो और घर चलाओ, वैसा वाला जोन था, क्योंकि छोटे भाई भी हैं, इनको भी पढ़ाना है, मम्मी का हाथ बटाना, बेचारी अकेली स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ के अंदर, तो मेरा वही जोन था। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मेरे जैसी माँ सबको मिले कि जो अपने बच्चों को उनके ख्वाबों को पूरा करवा रही हैं उस वक्त में जब उनके खुद के पास पैसे नहीं है, और सर्वाइविंग एक वर्ड है जो करना है फॉलो, सर्वाइवल करना है आपको, तो वो मेरी मॉम ने करवाया है यार, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव। बट मुंबई में सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे आने के बाद। जेन्युइनली जो आपने बोला कि लैंडलॉर्ड का इशू हमने फेस किया है, मतलब भाई वो तो घर में तबाही मचती है उस वक्त में। तो जो लैंडलॉर्ड, शी वॉज अ फीमेल, घर में आ गई, सामान निकलवा रही है, जा रही है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। तो मम्मी ने बहुत कुछ फेस किया है। हम लोग सब छोटे थे यार, मुंबई में आए, एक अलग शहर के अंदर आ गए, एक अलग स्टेट के अंदर है, वहाँ पे कोई है नहीं, तो मम्मी अकेली ही सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं। डेफिनेटली घर मिलने में परेशानी होती है। बट लैंडलॉर्ड ने क्यों ऐसा किया था? वो घर पे आती थी हर महीने रेंट लेने के लिए, और वो पूरा घर चेक करती थी। सो इट वॉज अ फर्निश्ड 2 BHK, या तो वो अपना आके एक एक सामान चेक करे, हर महीने चेक करे। और जब घर खाली करने की बात आई तो जो यूजुअली मोस्टली न्यू लोगों के साथ होता है, बेचारों के साथ, डिपॉजिट में से पैसे काटने, क्योंकि उनको पूरे पैसे देने नहीं है। बहुत कम ऐसे लैंडलॉर्ड होते हैं जो डिपॉजिट पूरा आपको पकड़ा देंगे। टचवुड बाबा। राइट नाउ मैं भी टचवुड ही बोलूँगी, बट यार ऐसा होता है, लोगों की नियत नहीं होती है पैसा वापस करने की। तो जब वो नियत नहीं होती ना, तो वो आपको परेशान कुछ भी ढूंढेंगे, और आप ये सोच के कि भाई इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी है, भाड़ में गया ये पैसा, निकलो यहाँ से। तो वो वैसी सिचुएशन आई।
फिर एक मज़हब से हैं और ठीक है चल रही हैं प्रॉब्लम्स, वो भी हुआ है? वो भी हुआ है। एंड वो होता है, वो हमारे अकेले के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ वैसी चीज़ें होती हैं कि यूर मुस्लिम, हम आपको नहीं दे सकते, घर नहीं है, अभी मिल नहीं सकता है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, खाली पड़े हैं घर बट नहीं देना है, तो वो चीज़ भी होती है। फिर एक्टर होने के नाते भी आपको घर नहीं देना, फिर सिंगल हैं तो भी घर नहीं देना है। बट ठीक है, अभी जहाँ आई थिंक ये सारी चीज़ें नसीब की होती हैं और ऊपर वाला कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे करवा ही देता है। परेशानी होती है थोड़े वक्त की, लेकिन हो जाती है सॉल्व। There's always like they say that every cloud has a silver lining, so that's how it is. I also agree in that with that. But उसके बाद जब आपने काम चालू किया तो कितने रिजेक्शंस फेस किए? और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे रिजेक्शन को आपको पैकेज किया जाता है ना, स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर, इट कैन टेक एन इमेंस टोल ऑन योर सेल्फ एस्टीम। सी नैनदीप, क्या होता है ना, रिजेक्शंस आपको फेस करने को तब मिलते हैं जब आप एक चीज़ के ऊपर रिजिड हो जाएं। हम लोग यहाँ पे काम करने आए थे, अब अगर उस वक्त में हम ये सोच लेते, मैं अगर ये सोच लेती, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अगर ये सोच लेती कि भाई मुझे तो लीड ही करना है, उसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं, तो मैं रिजेक्शंस फेस करती। बट मेरा क्लियर था कि मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, और मुझे मम्मी का अभी ये बोझ कम करना है। तो मुझे जैसे ही जो अच्छा काम आया मैंने पकड़ा और मैंने किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस जगह पे हूँ। और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैंने हार्डली कोई लीड किया है, मैंने एक लीड किया है सब टीवी का, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ज़्यादा लीड नहीं किए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपको लीड मिले। एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा कैरेक्टर करने के लिए फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ लीड पे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीड्स के शो हैं जो 2-2 महीने में भी बंद हुए हैं, एंड आई डोंट बिलीव डूइंग लीड ओनली। मेरा हमेशा से ही रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना है जहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ हो। एंड अपार्ट फ्रॉम लीड देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स जिनके लिए जिसके अंदर करने के लिए बहुत कुछ होता है। Absolutely. और मेरे अंदर वो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और मैंने वैसे ही काम किए हैं। एंड हमेशा सब कोई छोटे से ही स्टार्ट करता है। ये जो लोग रिजिड हो जाते हैं, देखिए कोई एक दिन में तो शाहरुख खान बनता नहीं है ना। शाहरुख खान बनने के लिए बहुत कुछ पापड़ करना पड़ता है, वही तो, और बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। अगर हम यहाँ पे बात शाहरुख खान की कर रहे हैं तो उन्होंने भी किया है, दूरदर्शन का शो किया है यार, उन्होंने भी छोटे छोटे रोल किए हैं, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आते ही ये बोल दो भाई मुझे तो हीरोइन बनना है, तो भैया गए। तो वो जब रिजेक्शंस मिलते हैं ना, उसके बाद फिर वो इंसान फेस नहीं कर पाता है, वो वहां टूटता है फिर। एंड आई स्टिल बिलीव दैट, बट बिलीव मी, आई लव्ड योर पर्सनालिटी, because I could sense a certain personality before you went, and I could take away a different side of your personality after I saw you on the show, and I'm gonna come to that. ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपको पैसों का चीट किया हो? Because a lot of times what happens is when you are shooting, people cheat you of money. People जैसे लैंडलॉर्ड बकवास रीजन से पैसे काटते रहते, तो वो लेजर भी होता है जहाँ पे वो कटा जाता है पैसा अगर शूट डिले हुआ है फॉर एनी रीजन। ऐसे बहुत बार हुआ है। हैज दैट एवर हैपेंड टू यू? एक शो किया था, मैं नाम नहीं लूंगी, चैनल का भी नहीं और शो का भी नहीं, बट बहुत मुश्किल से वो पैसे निकलवाए थे मैंने, और हार्डली कुछ पर डे था यार, नया नया मैं आई थी और तीसरा चौथा ही शो था, इट्स लाइक बीन ईयर्स। तो वो पैसे निकलवाने में मैं रो पड़ी थी। सो आई वेंट टू शिवसेना, और उन लोगों की हेल्प से वो पैसे निकल पाए। तो वो एक्सपीरियंस है, और आज की डेट है मैं डरती हूँ नए लोगों के साथ, नए प्रोडक्शन के साथ काम करने से, और कोई रीज़न नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि नए लोगों को एक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बट आपका पैसा है वो तो मिलना ही चाहिए। हाँ, ईमानदारी कैसे आप डिफाइन करोगे किसी की? कैसे पता चलेगा कि कोई ईमानदार है या नहीं? एंड इतना स्ट्रगल करने के बाद आई डोंट वांट टू गेट हग्ड बाय एनी पीपल, एनीवन। कितना पैसा था वो? 3-4 लाख के आसपास की थी, बट वो उस वक्त में 3-4 लाख बहुत मायने रखते थे। वो अगर पैसे चले जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी,
तो वो 3-4 लाख रुपए ना उस वक्त के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और कितने महीने लगे आपको? मतलब आप ऑफिस जाती थी या फिर? सब किया, ये सब किया है, जा के रो रो के पैर घिसे हैं हमने। आई थिंक शो बंद होने के 3 महीने तक ये लड़ाई लड़ी और फाइनली थैंक्स टू शिव सेना कि उन लोगों ने पैसे दिलवा दिए भाई। उस वक्त में तो लाइक ओह गॉड थैंक यू सो मच। Falak, when you were introduced on Big Boss, you were introduced with the tag Womania. Womania. Also because of what you have been through, what the family has been through in the last 1 year. I didn't know Shizan at all. My sister knew and my sister loved him. She still continues to love him. But I remember when all this was happening, it is mayhem. It is madness. Before I start talking about it, I want to ask you that today, sitting here, having dealt with all of that, do you feel that unfortunately the reporting has become such कि मीडिया में नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है? सच है, और यहाँ मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगी। हम लोग आज उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा इजी है लोगों को देखना, किस्से सुनना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड सब्र हम लोगों में बचा नहीं है। इंसानों में सब्र नहीं बचा, पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं एंड वी आर सो क्विक इन जजिंग समवन। बहुत जल्द हम जज करने लग जाते हैं और जो देख रहे हैं वो देखते ही हमें अपना एक स्टेटमेंट पास करना है, उसकी तह तक नहीं जाना या थोड़ा रुकना कि दोनों तरफ की स्टोरीज क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। उस चक्कर में ना इंसानियत लोग भूल रहे हैं। ये मैंने हमारे इस केस में फील किया है कि अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मैंने देखा कि लोगों ने गलत लिया कि अगर चुप हैं तो गलत हैं, बोले जाओ, इनको बोले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता है। चुप हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन के अंदर हैं, हम अभी बोल नहीं सकते, हम मजबूर हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठाना इंडिविजुअली नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में आपने किसी अपने जानने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को, दूसरे लोगों के लिए जिनको वो दुनिया में जानते नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी ना रहम दिल होना चाहिए, जो आज की डेट में बहुत कम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सारे ही अगेंस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे और मैं उनको दिल से दुआएं देती हूँ जिन्होंने उस वक्त में हमारे लिए नमाज़ों में या अपने मंदिरों में या चर्च में हमारे लिए दुआएं की हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत तादाद में होती है और लाउड होती है, वो बहुत लाउड होती है। जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपको अच्छा बोलेंगे ना वो नॉइज नहीं होता, वो चैटर होता है। बहुत मैंने ये बात ना बिग बॉस में है जो तो मैंने ये बात बिग बॉस में बोली थी कि दूसरों की बुराई सुनने में ना जो मजा आता है, जो प्लेजर मिलता है, वो दूसरे को अप्रिशिएट करने में नहीं मिलता। एब्सोल्युटली, आई एग्री। जब आप वो दूसरे की तारीफ करने में वो प्लेजर लेने लगेंगे ना, तो दुनिया बहुत सुकून की और बहुत प्यारी हो जाएगी। बट लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली दूसरे के ऊपर ऐसे बजाव चालू कर देते हैं कि चलो मिल गया मौका, अभी फ्री का इंटरनेट है तो लगे रहो, करते रहो। अभी भी होता है यार, लोग बोलते हैं नेगेटिवली, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम जाके पूरी दुनिया की सोच नहीं बदल सकते। हमारी सोच हमारे ऊपर है। हमने जो वक्त फेस किया, मैं दुआ करूँगी कि वो किसी के साथ ना हो, ऐसा दौर कोई ना देखे, कोई फैमिली, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई ना देखे, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ होती है। और जिनको जानते नहीं हो वो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, जज कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये सबके लिए बोल रही हूँ, सोसाइटी के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्लीज बुरा ना करें, क्योंकि आपका एक बुरा कोई कमेंट या वर्ड शायद किसी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगा, और स्पेशली उस वक्त में जब वो ऑलरेडी सिचुएशन में गुजर रहे हैं। तो मीडिया का भी सेम है, मैं दोष क्या ही दूं, सब यहाँ पे काम अपना देख रहे हैं। प्रैक्टिकल हो गए ना लाइफ में
कि TRPs चाहिए, But चैनल मैं को emotional बढ़ाना हूँ, है। that's the problem. इमोशनल लोग भी हैं और जो इमोशनल है वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उनको सब चुप करा देते हैं। वही आवाज तो आगे बढ़ानी है. That's the point. I always say that there are so many like me. I know. होता है, वक्त लगता है, धीरे But धीरे होगा. धीरे धीरे होगा इंशाल्लाह। जब मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जब आपने पहली बार बात किया था आप लोग आके, तो मैंने एक हेल्पलेस फैमिली को देखा who had to be strong for their brother while the brother was going through his own trouble, his own pain. Yeah. You have been a part of Shizan's life in every other way. You are an elder sister who has seen times जहाँ पे आपको उनका ख्याल रखना पड़ा because your mother was a single parent. When something like that happens to your younger brother, like my brother can deal with anything, Dada bhai can deal with anything that happens to him, but he gets extremely protective if it happens to me. I'm pretty sure that's the same case with you. पहले how did you deal with it? सबने सोचा कि शिजान कैसे डील किया होगा, मैं तो आऊँगा उस पे, बट आपने कैसे डील किया उस पूरे न्यूज़ के साथ? कोई ऑप्शन नहीं था नयनदीप, आई हैड टू डील विद इट। नेगेटिविटी पे तो मैं जा ही नहीं सकती थी, मुझे मम्मी को संभालना था, मुझे छोटे वाले भाई को संभालना था और सबसे ज़्यादा मुझे शिजान को संभालना था क्योंकि वो अंदर से उसको उम्मीद ही मुझसे थी कि बाहर ये हैं तो ये कुछ कर लेंगी, कुछ कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे अंदर वो पावर कहाँ से आई थी उस वक्त। बहन का पावर है, इट्स द पावर ऑफ लव। मेरी मॉम कहती हैं कि बहन भी माँ का ही एक दूसरा रूप होती है, तो आई थिंक वो वाली माँ जगी थी अंदर से और मैं किसी भी हद तक जा सकती थी, जा रही थी टू प्रोटेक्ट हिम, टू गेट हिम आउट ऑफ इट। मुश्किल था, बहुत रोई हूँ, बहुत सारी रातें हैं जो सोई नहीं, बहुत से ऐसे दिन के खाया नहीं, कॉन्स्टेंटली शिजान चलता था दिमाग में और हो ही रही थी ना यार चीज़ें। मीडिया ट्रायल तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा था, बट वो सब नहीं सोच सकते थे हम लोग उस वक्त में। मेरा वो फोकस ही नहीं था। मुझे ऐसा था कि भाड़ में गया सब, मुझे इधर फोकस करना है। मेरा फोकस मैंने कर लिया था उधर और मुझे था कि मुझे इसको लेके आना है बाहर एट एनी कॉस्ट। तो आई डोंट नो यार वो पावर किधर से आई, क्या हुआ, ऊपर वाले ने अलग ही पता नहीं एक शक्ति दे दी। और यू नो मीडिया ट्रायल तो जैसे मैंने कहा, मीडिया तो यू ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द मीडिया ट्रायल, बट what people didn't realize was that along with Tunisha's family, you were also, this family was also dealing with a sense of loss. Of course. Do you feel hurt by that? The fact that you were also grieving. वो तो शिजान का अरेस्ट तो कुछ दिन बाद हुआ, बट उसके no, उससे उसी शाम हो गया था। उसी शाम हो गया था। Okay. It was on 24th and 24th नाइट से ही शिजान अपने शूट के कपड़ों में ही चला गया था। So how did you get the news? I was shooting for something around like 4:45 के आसपास I got a call मम्मी का and मम्मी ने मुझे कुछ और बोला कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि you know she's gone, ये मुझे डायरेक्ट नहीं बताया। उन्होंने मुझे बोला कि समथिंग हैड हैपेंड एंड इसको हॉस्पिटल लेके गए, शी इज़ एडमिटेड, आई लेट यू नो। मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, डिटेल नहीं बता पाऊँगी, बट शुरू के 3-4 घंटे मुझे सच नहीं बताया था। मैं रास्ते से जा रही थी, मतलब मैं उधर से निकल गई थी बिकॉज मैं थी नहीं सेंस में कि मैं आगे शूट कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी जो फोटोग्राफर, उन लोगों ने मुझे रास्ते तक ड्रॉप किया बिकॉज मैं पूरी नम थी, मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ कॉल्स आ रहे थे, कॉल्स। मीडिया ने कॉल करने चालू कर दिए, एवरीबडी वाज स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड देन आई केम टू नो दैट व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड। एंड सडनली मुझे मम्मी ने बोला कि शिजान को लेके जाया जा रहा है। आई सेड नहीं, क्यों? तो वो इतना सब कुछ ऐसे हो रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मुझे फिर भी लग रहा था रात को 11 बजे तक कि शिजान को हम ले आएंगे वापस, बट तो कुछ और ही कहानी हो गई। और वो 3-4 घंटे मैं रोई, उसके बाद मैं रोई ही नहीं।
उसके बाद मेरा फोकस आ गया शिजान की तरफ, क्योंकि अब अंदर वो है और वो कॉन्स्टेंटली रो रहा था. ही वॉज इन शॉक, ही वॉज इन ट्रॉमा, वी वर शॉक, वी वर इन ट्रॉमा. तो समझ ही नहीं आ रहा था यार. शुरू के 2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, कहाँ से. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मीडिया ऐसे थी, तो फील ही नहीं हो रहा था कुछ, किधर क्या फील करें, रोएं या स्ट्रांगली खड़े हुए. वो चीज़ हो गई थी. कभी कभी आप ऐसे उलझन में पड़ते हो कि मतलब आप एक चीज़ फील करते हो और एक जन को आपको प्रोटेक्ट भी करना है ना. आपका खुद का भाई है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक ऐसी जान थी जो आपके लिए क्लोज थी, करीब थी, बट उनके साइड से ऐसे एलिगेशंस आ रहे थे जहाँ पे आप चाह के भी उनको उतना नहीं सपोर्ट दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपके भाई की जिंदगी का सवाल था. ऐसे सिचुएशन में पाया आपने आपको कभी? हर बार इसी ही सिचुएशन में थे. और कोई बात नहीं, हमारे लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई थी हमने तो फेस कर ली, बट हम लोग रात को सुकून से सोते हैं. ट्रस्ट में, ये कोई जो जेन्युइन होंगे ना लोग, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि सुकून से सोना किसको बोलते हैं. हम लोग रात को सुकून से सोते हैं. वो जो वक्त था वो हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं. सीख है ज़िंदगी की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. How did your mom react to this? And when did you get to speak to Shizan for the first time after everything happened? Because when he was taken into custody, did you get to speak to him at all? उसी रात मैं जब वो पीसी में था, तो मैं वहाँ पे कैबिन में, मुझे जाने नहीं दे रहे थे किसी को भी, तो मैं उसी रात गई कि उसने कुछ खाया तक नहीं था. एंड वो ऐसे लाल आंखें, रो रहा है, सूजा हुआ है और शॉक में. तो मैं भी रो ही रही थी, लेकिन मैं उस वक्त चुप हुई. ऐसे सो के कर रही हूँ हैंडल, तू अपना ख्याल रखना, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है. उसके बाद कोर्ट में ही मिलना होता था जब उसको लेके आया जाते थे, और वो भी बहुत मुश्किल से. और इतना ही समझाती थी कि भाई बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है. इतना ही बोल पाते थे, इससे ज़्यादा उसको क्या बोलें. बट चीज़ें हो रही थी, यू नो. हम लोग, यार वो वक्त बहुत अलग है, और उस वक्त की डिटेलिंग्स बहुत है जो शायद मैं अभी नहीं बात कर पाऊँ. कभी करेंगे इंशाल्लाह. Absolutely. Whenever you are comfortable, I will never push you to do anything that you are not comfortable sharing. And honestly, Falak, I met Shizan for the first time when I went for Khatron Ke Khiladi in Cape Town. That is June. Yeah. I had not spoken to him कभी उससे पहले. मैं कभी मिला नहीं हूँ. मैंने उनकी शो देखी नहीं थी. बट मेरा तब नॉलेज यही था कि इनके साथ ये हादसा हुआ है. राइट. सबको ये चीज़ सोसाइटी में समझनी चाहिए कि जो भी एक हादसा पेश आता है ना, वो भले फॉर एग्जांपल एक सेपरेशन ही क्यों ना हो हस्बैंड वाइफ का, 2 लोगों का अलग होना ही क्यों ना हो, पहलू दोनों तरफ के होते हैं. ताली एक हाथ से नहीं बचती है. तो इट्स बेटर कि मैंने वही स्टार्टिंग में बात बोली कि आप दूसरे का भी, जब तक आपको पता नहीं हो ना, तब तक बोलो मत, जज मत करो. हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं एक तरफ का सुन के. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सब्र अगर लोग कर लें, थोड़ा सा अगर एक तरफ की स्टोरी आ रही है, सुनने को मिल रहा है, तो थोड़ा रुक जाएं, ज़रा सोचें बैठ के कि इधर क्या हुआ होगा, यहाँ से क्या है. सारी अगर सिंपैथी एक ही तरफ चली जाएगी, दो यार सिंपैथी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले दोनों तरफ का सुन लो. फिर जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो. किसको प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक तो आप लोग लॉस डील कर रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे साइड से बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे, जबकि आपका भाई ऑलरेडी जेल में था, जिसके वजह से उसको बेल मिलने में भी बहुत वक्त लग गया. ऑलमोस्ट 2 months, over 2 months he was in jail. He has never spoken about it. We have never asked him about it. But I can sense it from his body language, because there are off the camera conversations. Now that I know him and I feel extremely protective,
देयर आर ऑफ द कैमरा कॉन्वर्सेशन जो कभी डायरेक्टली इस बारे में नहीं हुई। जबकि खतरों के खिलाड़ी में भी अगर आप देखो ना, कोई भी एक स्टंट होता है ना विथ अ कॉकरोच, वेरी बेसिक, यू नो, आई वाज जस्ट टेलिंग माय मम दैट सर ऐसे तो इससे भी गंदा झेल के आ गया। ऐसे जो चीज़ें हैं ना, वो एक एक लाइन में वो बहुत आसानी से बोल देता है, बट जब आप सुनते हो, जब आप समझते हो कि एक्चुअली क्या डीप मीनिंग है उसका, ही हैज़ डेल्ट विद अ लॉट। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू प्रोटेक्ट हिम देयर? बिकॉज PTSD is a problem, like post-traumatic stress disorder is something that can be very detrimental to somebody. मैंने उसको, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं उसको सोशली एक्टिव नहीं होने दूंगी कुछ टाइम के लिए। आई वॉज वेरी क्लियर। मोबाइल मैंने उसको कई हफ्तों तक नहीं पकड़ाया था। मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो गोइंग आउटसाइड, क्योंकि उसको ज़रा रहने दो घर के अंदर ही, उसको दिखाओ ही मत कुछ। अगर वो जो 2 महीने में जो भी कुछ बाहर चला है वो देखेगा तो वो बहुत बुरी तरह टूटेगा, क्योंकि चीज़ें सही नहीं है ऑनलाइन। तो मैंने वो चीज़ की। एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ जब इतनी वर्स्ट हो चुकी थी तो डॉक्टर की हेल्प ली, डॉक्टर से बात करवाए, बहुत सारे काउंसलिंग्स हुए शिजान की, दवाइयों पे भी रहा है वो। तो हाँ, ये चीज़ें हुई, बट गुड, स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि हमारी फैमिली एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है, तो वो फैमिली सपोर्ट यहाँ काम आता है। जब आप टूटे हुए होते हो ना, तो आपको सिर्फ आपकी फैमिली ही संभाल सकती है। तो हम लोगों ने उसका वैसे साथ दिया, भाई तुझे जो फील करना है तू कर, बट यहीं बैठा रहे, सामने रहे, टूटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं और ये चीज़ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा, रिलैक्स कर। There's a beautiful Japanese art. It's called Kintsukuroi. तो Kintsukuroi is जहाँ पे कुछ टूटता है ना जापान में, उसको गोल्ड से सही करते हैं ताकि it looks even more precious. Precious, right. I think family is that gold. Definitely. Especially to his life, and he accepts it. And kudos, मतलब आज तो मैं ये as a friend छोड़ो, मतलब as a human being बोल रहा हूँ कि kudos to him. Lot of people could have broken. Lot of people could have become bitter after life. After that kind of experience in life. He's so genuine a human being. जो लोग उनके साथ टाइम बिताएंगे उनको पता चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने जजमेंट की उन्होंने टाइम वक्त बिताने का सोचा भी नहीं, ना उनको मौका मिला है। सूरज के साथ जब भी मैं बात करता हूँ ना, उसको एक चीज़ का बहुत हर्ट होता है कि आज उनको क्लियर हो गया है सब कुछ, फिर भी एक सेक्शन है जो उनको मर्डरर बुलाते हैं, और वो एक टैग है जो किसी के ऊपर आना नहीं चाहिए। इवन आफ्टर यू प्रूवन इनोसेंट, इफ दिस इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन, दैट देयर विल बी अ सेक्शन दैट विल ऑलवेज कॉल people by that tag, it becomes difficult, you know. That's not a tag anybody wants. Knowing and seeing that kind of situation happen with others, are you also scared about that for your brother? Did you ever feel that? No. मुझे ऐसा लगता है, और मैं उसको ये चीज़ बोलती हूँ कि ज़िंदगी में forget about this, जो चीज़ की ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर अफेक्टेड होना कोई समझदारी का काम है नहीं। जो किया ही नहीं तो फिर क्यों फालतू में सोच के परेशान होना। अल्टीमेटली सोसाइटी का काम है कुछ ना कुछ बोलना। आप प्लीज़ नहीं कर सकते सबको, आप सबको खुश नहीं रख सकते ज़िंदगी में। आप खुद अपने अंदर से सुकून में रहो, आपकी फैमिली को आपका सच पता होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स इनफ ज़िंदगी बिताने के लिए। लोगों की अगर सोचने बैठ जाएंगे ना तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। That's true. ज़िंदा रहने के लिए खुद का ही सोचो और खुद ठीक रहो अंदर से, तो ही आगे बढ़ पाओगे और सरवाइव कर पाओगे। बाकी टैग्स तो यार मिलते रहते हैं, अब वो टैग्स कितने सच हैं और कितने झूठ हैं ये आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा आपको कि एक तरफ ऐसा था कि आपको शिजान को प्रोटेक्ट करना था, दूसरी तरफ एक के बाद एक नास्टी एलिगेशंस आ रहे थे, और मीडिया तो ऑफ कोर्स कवर कर ही रही थी, बट वो दूसरे साइड से आ रहा था। यू नो, you did the press conference much later, where you could have cleared everything possibly in the first few days.
क्या आपके दिमाग में ये चला क्योंकि तुनिशा की माँ ने ये सब एलिगेशंस डाले थे, वाज इट टू रिस्पेक्ट दैट कि मतलब ताकि वो डिसरिस्पेक्ट ना फील करे बिकॉज शी वाज आल्सो गोइंग थ्रू, व्हाट वाज इट दैट टुक यू टाइम? बिकॉज जैसे आपने कहा कि चुप्पी अक्सर ना एक्सेप्टेंस बन जाती है, तो जब तक आप लोगों ने बोला नहीं तो लोगों ने आपका साइड गौर तक नहीं किया था। सी उस वक्त में ना हम लोग, मैं आपकी ही बात रिपीट करूँगी कि एक लॉस किसी के जाने का था और एक सिचुएशन भाई के अंदर होने की थी। समझ में नहीं आ रहा था, नम थे, टाइम लग रहा था उसके अंदर उस सिचुएशन के अंदर सिंक इन करने के लिए, वो टाइम जा रहा था और हम लोग ना ऐसे कूदना नहीं चाहते थे इन चीज़ों के अंदर। हमारे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मीडिया और हम पे ही सारी फोकस हो और हमें ही लोग सुने, हमें लोगों की नहीं पड़ी है। हम उस वक्त में एक दूसरे को संभाल रहे थे। मैं मतलब कहाँ ऐसा होता है यार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ रहे हैं, कोई चला गया है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो? सीरियसली नहीं कर सकते हो आप, ये ह्यूमन है ही नहीं। तो हम लोग वो टाइम ले रहे थे कि हम थोड़े ठीक हो जाएं, पहले हमें पहले समझने तो दो कि ज़िंदगी जा किधर रही है। फिर जब शिजान को जेसी दिया गया तब हम लोग उस वक्त में थोड़ा हमें एक वे आउट मिला कि ठीक है, ओके, लेट्स सिट एंड क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। एंड मेरा तो इतना ही फोकस था कि वंस एंड फॉर ऑल मुझे ये पहली और आखिरी पीसी करनी है, इसके बाद मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी रिगार्डिंग दिस केस। जो है अभी है, यही है, सुन लो, एक्सेप्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो थैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ की ये कहानी है, जिन्होंने माननी थी उन्होंने मानी और पूरी इज्जत देते हैं वो लोग, जिन्होंने नहीं माननी उनका कुछ हो नहीं सकता। उनको आप कुछ भी कर लो वो नहीं मानेंगे। उनको कोई अगर बेकसूर साबित भी हो जाए तो भी नहीं मानेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सूरज के लिए तो आ गया ना। करेक्ट। लेकिन आप उनके पीछे उनकी बातों को सुन के आप अपनी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ने दे सकते हो यार। आपको पूरा हक है खुश रहने का, अपनी जिंदगी जीने का, जब स्पेशली आपने कुछ नहीं किया है। तो ये मैं सूरज के लिए भी बोलूंगी। और जितने लोगों ने, ये तो हमारे सामने के केसेस हैं क्योंकि मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, बहुत सारे इसलिए सामने है। अदरवाइज दुनिया में ऐसे कई सारे केसेस हैं, लोग हैं जो इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं और आज भी कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रही हैं। तो मैं उन सबको ये चीज़ बोलूँगी कि भाई दुनिया, अगर ये नहीं होता ना, कुछ और होता आपकी ज़िंदगी में, जो लोग आपको टैग देते बट देते, तो रिलैक्स। जब आप यहाँ पे एज अ वॉरियर, लाइक यू आर फाइटिंग फॉर योर ब्रदर एंड योर ब्रदर्स फ्रीडम, और बेल तो बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, हर दिन एक मायूसी होती थी कि एक तो होप होता है ना कि आज जा रही है, आज अगर मिल जाए तो वो बाहर आ जाएगा। एज अ फैमिली वो होप जब टूटता है, हाउ डिड यू डील विद दोज डेज? हाउ डिड यू एंड योर मम स्पेशली एंड योर सिस्टर एंड ऑल ऑफ यू? मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था हर बेल रिजेक्शन पे। तो मेरा यही होता था कि अभी मम्मी को संभालना है। मुझे पता होता था कि आपको एक गट फीलिंग आ जाती है जब आप कोर्ट में जाते हैं और माहौल देखते हैं, तो एक गट फीलिंग होती है जब आपको रिजल्ट पहले से पता होता है। तो मुझे हमेशा से पहले से रिजल्ट्स पता होते थे, फिर भी मैं होप रखती थी। तो मैं प्रिपेयर रहती थी कि अभी मम्मी को संभालना है और घर पे सबीर को संभालना है, बट इसके आगे क्या, चलो हो गई, रिजेक्ट हो गई, अभी नेक्स्ट क्या। तो मेरा फोकस ही वही रहता था, मैंने नेगेटिविटी पे फोकस किया ही नहीं अपना। हो गया ना रिजेक्शन, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या। You are not the one who deals with problems. You're the solution. I see, अगर ऐसा एक प्रॉब्लम आया है, आ गई ना, अभी इसको हल कैसे करना है उस पर फोकस। You remind me of दादा भाई so much, Baba Falak. I am the problem. I look into the problem. Professionally, if you give me, I will look for the solution. Personally, जब बात फैमिली पे आती है, I am the one who's always panicking the littlest things with the problems. And he's the one who's looking for the solution. हो गया ना, रुको. हाँ, क्योंकि तभी आप निकल पाओगे ना उस सिचुएशन से। आप अगर उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे, फॉर एग्जाम्पल पंखा गिर गया, अरे गिर गया, अब इसको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, गिर गया पे अगर बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपको खुद भी निकलना है और बाकी लोगों को भी पकड़ के निकालना है। तो आप बैठ के वहाँ पे सल्क नहीं कर सकते हो कि यार अरे ये हो गया, अभी नहीं। आप
लाइफ में करोगे क्या वरना, क्योंकि लाइफ तो चीज़ ही आपको देती ही रहेगी प्रॉब्लम्स। कहाँ तक प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे और सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे। आप तो खुद ही बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हैं। Yeah. आपकी मम्मी इतनी हेडस्ट्रॉन्ग तो नहीं है, स्पेशली व्हेन इट केम टू दिस केस, लाइक Yeah. यू हैव राइटली सेड. In an interview recently I had seen, I think on our channel only, you had Okay. said with Akash that there was a point you were scared about Shizan also, that as a sister you were scared about his life also. I was very scared. I was very scared. एंड इस ये भी एक रीज़न है कि मैंने सारे सोशल मीडिया बंद करवा दिए। मैं उसको भेज नहीं रही थी, मैं उसको जिम नहीं भेज रही थी। बट वो मेरा टाइम, क्योंकि मैंने वो जो 2-3 महीने लगा उसको बाहर निकलवाने में, मैंने कुछ फील ही नहीं किया था यार। मैं फोकस थी, मुझे उसको निकालना था। तो जब वो आ गया तो फिर एक रियलिटी हिट हुआ कि अरे क्या हो गया है, ज़िंदगी में किधर आके खड़े हो गए हैं। और उसके साथ हो गया, शिजान के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत सी चीज़ों से डर गई थी। शिजान तो मेन था ही। मैं मुझसे कैमरा फेस नहीं हो रहा था, मैं लोगों से डरने लगी थी, मैं मीडिया से डर गई थी। मुझे क्योंकि आई थिंक जब एक एहसास होता है ना सुकून आने के बाद, फिर जब आप बैठ के सोचते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो वो क्या हुआ है बहुत ऐसे हावी हुआ था मेरे ऊपर। और यही एक रीज़न भी था कि मैंने बिग बॉस किया, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिग बॉस जैसे एक शो में जाऊंगी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। पर्सनली अपने बारे में सोचा ही नहीं। जब तक केस चल रहा था, जब तक शिजान अंदर था, तो सिर्फ शिजान के बारे में सोच रही थी, मुझे और कुछ सुध ही नहीं थी। जब शिजान बाहर आ गया तो मैं उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव हो गई कि मैं उसको बाहर नहीं भेजूँ कि इसको कोई कुछ बोल ना दे और ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं उस मेंटल उसकी हेल्थ की वजह से परेशान थी कि ये डिस्टर्ब ना हो जाए, ये डील कैसे करेगा। बट विद टाइम समझ में आया। मैं जब उसको देख रही थी, ही वॉज डूइंग गुड, फाइन, नॉट गुड बट ही वॉज डूइंग फाइन। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ही इज़ हेड स्ट्रॉन्ग, ही कैन फेस इट। तो मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल करना चालू किया कि नहीं, मैं उसको कैद नहीं कर सकती हूँ। जो उसका है सफ़र वो उसको ही तय करना है और वो उस सफ़र पे उसको जाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने भी प्रैक्टिस की उसको घर से निकालने की, और उसकी भी प्रैक्टिस की कि तू निकल घर से। बट हाँ, हमेशा मैं चेक करती रहती थी कि किधर है। कभी किसी को उसके साथ भेज रही हूँ, कभी किसी को उसके साथ भेज रही हूँ, कभी खुद ही उसके साथ जा रही हूँ। तो यार आई डिड दैट। No, I think you should do it a little more time. In this 40 minutes of conversation, I could see different sides to you. I have seen a different side on Big Boss. I have seen a different side when you have fought for your own brother. A lot of people have seen those sides, right? Do you see audience जो आपके फैंस, बतौर फैंस की बात नहीं कर रहा, फैंस आपको उतना ही प्यार करते हैं, बट मैं ऑडियंस की बात करूँ, जनरल ऑडियंस सोसाइटी में आपकी तरफ नजरिया बदला है because now they know who you are, maybe off screen. Yeah, right. ऐसा डेफिनेटली हुआ है। एंड ये भी एक रीज़न था कि बिग बॉस करूं, क्योंकि पहले ऐसा लगता, मतलब इतना ये जो टाइम निकला है और इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों ने एक सोच तो बना ही ली है, लेकिन शायद गलत सोच बनी है। तो जब सोच बना ही ली है और गलत सोच बन गई है, तो क्यों ना मैं मौका दे दूं वो सोच उनको करेक्ट करने का। सोच बनाओ, अल्टीमेटली मैं रोक नहीं सकती हूँ एट द एंड ऑफ द डे किसी को भी यहाँ पे सोच क्रिएट करने से, किसी के भी बारे में। तो जब मेरे लिए आप सोच रहे हो तो वैसा ही सोचो जैसी मैं हूँ। इसलिए मैंने कहा कर लो यार बिग बॉस, और अब लोगों को दे दो थाली में सजा के कि ये है और अब सोच बनाओ मेरे बारे में। But I'm just happy with, I've always said this in the beginning also, that Womania doesn't have to be loud. Yeah. Womania doesn't have to fight loudly. A Womania can do it in a calm, composed, with a calm, composed demeanor, and you've always done that. And I've learnt that from you. I swear I did. I thought that when you will come, there'll be like a blast. Okay? But then I realized that Falak was not fighting for herself. Yeah. That Falak was fighting for family. Yeah. So there was a different side. And when you came to fight for your own self in that house, that fight was a lot calmer.
lot more composed. And I think it's always better to have those two sides in equal or at least in balance with each other. Right. And I'm glad that we did this. Genuinely had a lovely time. And thank you, Shizan, for getting this. And I just want to tell you on a very, very personal note that yesterday's fight was possibly the family's fight. Today's fight will definitely be with the for the family. It'll be the family plus me and a lot others. I think today's fight will be the family plus me and a lot others who actually love all of you. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Falak Naz, and I have done this interview on Bollywood Bubble. I hope आप सबको ये बहुत पसंद आए. So please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.